इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट को, जिसमें कि हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और उस टॉपिक के ऊपर क्लास में अक्सर चर्चा नहीं होती, लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर चर्चा हो जानी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था आगे आने वाली कुछ क्लासेस के बाद मैं एक दिन आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगा। सो आज हम लोग आपकी क्लास का इस साल का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब हम किसी एग्जाम को फेस करने वाले होते हैं, जैसे कि 12th एग्जाम आप जानते हैं कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल जो होगा एजुकेशन का वो खुल जाएगा, है ना। सो स्कूलिंग से आप फिर आगे की जो हायर एजुकेशन है उसमें जाएंगे। लेकिन 12th एग्जाम का जो बोर्ड एग्जाम है, अगर उसको प्रिपेयर करने के लिए आप एक अच्छी खासी रणनीति बना लेते हैं, तो इसके बाद चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी एग्जाम आए, आप ये बात समझ लेंगे कि आपको रणनीति किस तरीके से बनानी है, ठीक है, तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो रणनीति का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है पाठ्यक्रम की जानकारी, सिलेबस की जानकारी। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम किन किन टॉपिक्स से देना है। आज हम उसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके क्लास 12th के फिजिक्स का थ्योरी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। ध्यान रखिएगा अपनी स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। क्लास 12th का आपका फिजिक्स का थ्योरी का, ठीक है, सिर्फ किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं। यानी कि जो आपका थ्योरी का पेपर आता है ना 70 मार्क्स का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कहां से आएगा। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह के ऊपर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में किसी दिन बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि इसमें आप ऊपर देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस है ये ओनली एंड ओनली क्लास फॉर द सेशन ऑफ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, फॉर द सेशन ऑफ 2020 एंड 2021 ओनली, ठीक है। ये जो सेशन आपका चल रहा है दिस इज 21-22, ये जो आपका सेशन चल रहा है 2021-22, ये इसके लिए भी अप्लाई है। अभी एक सर्कुलर नोटिस आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो सिलेबस हमारा 2020 से 21 के लिए था, वही सेम सिलेबस 2021 से 22 के लिए पढ़ाया जाएगा। हालांकि जो टॉपिक्स इसमें छूट रहे हैं वो आपको कवर अप कराने की कोशिश की जाएगी, बट हमारा प्राइमरी टारगेट ये रहेगा कि जो टॉपिक्स यहाँ लिखे गए हैं पहले उनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि एग्जाम इसी में से आएगा, ठीक है ना। चलिए तो वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका थ्योरी का पेपर होता है उसमें आपको सबसे पहले कितनी यूनिट्स देखने को मिलने वाली हैं, कितनी यूनिट्स देखेंगे आप इसमें देखेंगे 9 यूनिट। कितने यूनिट्स हैं, 9 यूनिट तक, यानी 9 एकक आपको इसको देखने को मिलेंगे। और हर एक एकक के अंदर 3-4 चैप्टर हैं, किसी के अंदर एक चैप्टर भी है, तो उस हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। इंग्लिश में सिलेबस मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें तो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी, जिसको कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी हद तक। स्थिर वैद्युतिकी में हमने क्या क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी वैद्युत आवेश, आवेशों का संरक्षण, कूलाम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, कूलाम्स लॉ। तो जो इंपॉर्टेंट लॉ है उनको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। कूलाम का नियम, ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कूलाम का नियम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अनेक आवेशों के बीच लगने वाला बल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। तो ये थे आपके चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतिकी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, यह है स्थिर वैद्युतिकी। अगेन लिख लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी द्विध्रुव पर आघूर्ण, उसका आघूर्ण। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स
स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, देखो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ध्यान रहेगा। सो गॉस की प्रमेय और उस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव, काफी टाइम लगाया हमने इसको समझने में। वैद्युत विभवांतर हो गया, वैद्युत विभव हो गया किसके कारण, एक बिंदु आवेश के कारण। अ डाइपोल, इसमें भी द्विध्रुव आएगा। एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों का निकाय। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, समविभव पृष्ठ, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको बाकी पॉइंट्स भी पढ़ने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि कोई अगर वैद्युत द्विध्रुव है उसको स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, या फिर दो हमारे पास बिंदु आवेश हैं, तो उनके कारण जो निकाय बना है उसकी क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, उसके लिए हमको व्यंजक यहाँ पर देखना था। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चालक एवं अचालक, ये बात तो आप जानते हैं। मुक्त आवेश, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स, परावैद्युत एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वैद्युत ध्रुवण। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता और संधारित्र और धारिता। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन कैपेसिटर संधारित्रों का। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि किसी संधारित्र के बीच में अगर हमने कोई परावैद्युत रखा है या नहीं रखा है, उसके कारण जो संधारित्र की प्लेटों पर जो कैपेसिटेंस है, जो उसकी धारिता है, उसके लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी संधारित्र में संचित जो ऊर्जा है उसके लिए हमको डेरिवेशन फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कवर अप हो गई है। आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट यूनिट से आपको 10+ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 10 से ऊपर मार्क्स के, 10 या 10 से ऊपर मार्क्स के क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सो अपने आप में एक बड़ी यूनिट भी है और इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर हो जाती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी दूसरी यूनिट है। वैद्युत, धारा विद्युत, ठीक है, इसका नाम है धारा विद्युत। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, एक धात्विक चालक के अंदर जो वैद्युत आवेश है वो किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं, इसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, और उसका विद्युत धारा के साथ क्या संबंध है, ये बात। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और धारा जो गुण है, जो ग्राफ्स हैं, उसके ऊपर हमको चर्चा करनी है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैद्युत प्रतिरोधकता एवं चालकता। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का जो प्रतिरोध की जो निर्भरता है किस पर, तापमान पर, वो किस प्रकार से। देखो आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि, चलिए थोड़ा बहुत डिस्कस भी करते हुए चलते हैं कि स्थिर ताप पर ओम का नियम अगर आपको याद होगा तो ओम के नियम से पहले हम ये बात लिखते थे स्थिर ताप पर, ये एक कंडीशन होती थी हमारी। तो यहां पर हम देखेंगे कि तापमान अगर स्थिर ना होगा तो प्रतिरोध किस प्रकार से हमारा वेरी कर सकता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, विद्युत विभवांतर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, ईएमएफ को ईएमएफ बोलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन आपने 10th में पढ़ा था रेजिस्टेंस का, यहां पर आप पढ़ेंगे कैपेसिटेंस का और सेल का भी, ठीक है ना। किरचॉफ्स लॉज एंड सिंपल एप्लीकेशन, किरचॉफ का नियम और उसके जो अनुप्रयोग हैं सिंपल वाले, वो हम डिस्कस करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु इंपॉर्टेंट, यहां से आगे हमारा सारा इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु हो गया,
मीटर सेतु हो गया, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो विभव मापी और उसके जो ये दो हमारे एप्लीकेशन है, जो अनुप्रयोग हैं, इनके बारे में भी हमको चर्चा करनी है। तो ये हो जाती है हमारी यूनिट 2। यहाँ पर भी हमारे पास अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, अराउंड 10 मार्क्स के, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, ठीक है, बट अराउंड राउंड फिगर में हम लोग डिस्कस तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट नंबर 3 पर, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो इसमें हमको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना है, और स्टेट ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, इसको समझना है। बायोट-सेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग किसमें, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, धारावाही जो धारावाही लूप होता है ना जो, उसमें हमको इसका एप्लीकेशन देखना है बायोट-सेवर्ट के नियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है, और इस पर आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें इसके नीचे होगा, ठीक है, ये रहा एम्पियर का नियम, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और उसके अनुप्रयोग टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अनंत रूप से लंबी जो सीधे तार है, धारावाही चालक तार, स्ट्रेट एंड टॉरॉइडल सोलेनॉइड। टॉरॉइडल सोलेनॉइड भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट केस रहता है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये चैप्टर ना आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ढंग से पढ़िएगा, ठीक है ना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कितना उस पर बल लगता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, दो समांतर सीधे धारावाही चालक जो तार होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, उनके बीच में कितना बल लगता है, यहां से हम लोग एम्पियर की परिभाषा भी सीखेंगे। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसमें लूप की बात होगी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, इसको धारा मापी और विभव मापी में कैसे रूपांतरित, कैसे कन्वर्टेड किया जा सकता है। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यहां पर हम लोग एक करंट लूप को देखेंगे, किस प्रकार से वो चुंबकीय द्विध्रुव और उसके आघूर्ण की भी हम बात करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड परिनालिका आपने देखी थी ना, एक जो बार मैग्नेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम छड़ चुंबक कहते हैं, उसको हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं, सोलेनॉइड के, इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के, यानी उसके समान। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, और उसके जो चुंबकीय जो तत्व हैं उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये रही हमारी यूनिट 3। यहां से भी आपके पास 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस क्लास में मिलने वाली है, 12th में, जो आपका बेसिक मतलब जो आपका बेस है वो आगे की क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ना, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ हासिल करने के लिए, कुछ अच्छी नॉलेज जो है अचीव करने के लिए ही पढ़ना। चलिए नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी यूनिट है और यहां से अराउंड 8 नंबर तक का जो है पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटी यूनिट है और मार्क्स भी आपके यहाँ से अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, नई यूनिट भी है, तो यहाँ पर जो बातें होंगी सिंपल होंगी, आपको उनको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंज का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एडी धाराएं, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रेरण,
ठीक है। नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब विस्थापन जो धारा है उसकी क्या आवश्यकता है। ऑल्टरनेटिंग करंट्स, प्रत्यावर्ती धारा, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस, एलसी ऑसिलेशंस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, सब कुछ इंपॉर्टेंट। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, तो यूनिट 4 पूरी अच्छी तरीके से कवर अप करनी है। इसके बाद आता है यूनिट 5, 5 नंबर के अराउंड का यहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी छोटी यूनिट है और इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुण, ये तो जरूर 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 पढ़ के जाना, ये तो जरूर 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 पढ़ना, याद कर लेना इसे, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का ट्रांसवर्स नेचर भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस किस का, रेडियो तरंगों का, माइक्रोवेव तरंगों का, इंफ्रारेड तरंगों का, विजिबल तरंगों का, अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेज और गामा रेज, इन सभी के स्पेक्ट्रा हम देखेंगे, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस, उनके जो उपयोग हैं, जो हम कई जगह पर उनके उपयोग करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, छोटी यूनिट रहने वाली, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनेगा। इसके बाद वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। इसको मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 10th आप इसको पढ़ने से पहले 10th का पढ़ना, 10th की जो ऑप्टिक्स है आपके पास, 10th के जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन था वो पढ़ना, और उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस पार्ट में तो बेसिकली कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो ये काम जरूर करना, पहले 10th की ऑप्टिक्स पढ़ना, फिर ये वाला चैप्टर पढ़ना। जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो उसके 2-3 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको पता तो लग ही जाएगा। तो पहले आप 10th की ऑप्टिक्स पढ़िए, फिर इस चैप्टर को पढ़िए। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का आपको बिल्कुल समस्या नहीं रहेगी। चलिए तो आगे बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, नया टॉपिक है आपके पास, बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके अनुप्रयोग, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल जो फाइबर्स होती हैं उनके बारे में देखने को मिलेगा। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, गोलीय तल होते हैं, गोलीय सतह होते हैं, वहां पर किस प्रकार से हमारा परावर्तन होता है। लेंसेज, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल पक्का बनने के चांसेस हैं एग्जाम में। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन और डिस्पर्सन हम देखेंगे। ये वाला पार्ट आपको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, कब, जब आप 10th की ऑप्टिक्स, 10th में जो आपका चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, यहां पर समस्या नहीं आने वाली। ये चीज आपके पास पूरा नया है। वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, वेव फ्रंट और हाइगन का प्रिंसिपल देखना है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन का प्रिंसिपल, हाइगन के जो सिद्धांत है उससे हम लोग जो परावर्तन और अपवर्तन के नियम है उनको हम प्रूफ करेंगे। इसके अलावा इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे एग्जाम में आए ना आए, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये लास्ट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो ये चैप्टर आपको अच्छे खासे मार्क्स देकर जाता है, मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखो कि इस चैप्टर को पूरा एग्जाम से पहले 3-4 बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, पढ़ के 3-4 बार रिवाइज कर लो, खत्म, ठीक है। तो सारा चीज आपको बताया जाएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छे तरीके से समझना है, ज्यादा से ज्यादा कैसे समझ पाए। इस चैप्टर से भी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन लगभग 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। प्रकाश, पदार्थ का द्वैत प्रभाव, द्वैत प्रकृति एवं विकिरण, यह है इस चैप्टर का नाम। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट, हर्ट्ज एंड लियोनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश का कणीय प्रकृति, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली संबंध। छोटी यूनिट, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बट जो यहां से पढ़ाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 8 पर, एटम एंड
सो यहाँ पर नाभिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने को मिलेगी, इंटरेस्टिंग है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जानते हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा है हमने केमिस्ट्री में, बोर्स मॉडल पढ़ा है, एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन, सब चीजें पढ़ी है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी आपने 11th में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, इसके अलावा 9th-10th लेवल पे पढ़ी होंगी। बहुत ज्यादा आपको दिक्कत इस चैप्टर में नहीं आएगी, बस पुरानी चीजों को रिवाइज जरूर करना चैप्टर पढ़ने से पहले। कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार और नाभिक के अंदर क्या क्या उसका संगठन होता है, परमाणु द्रव्यमान, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, संभारिक है ना, समस्थानिक, ये सारी चीजें, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय जो रिएक्टर होता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ चीजें आपको एग्जाम पास करने के लिए पढ़नी होती है और कुछ चीजें आपको अपनी जो लाइफ है उसके अराउंड जो आपका एनवायरनमेंट है, जो जीवन प्रक्रिया चल रही है आपकी, उसको समझने के लिए पढ़नी होती है। तो फिजिक्स को आप अपनी 12th की फिजिक्स को पूरा इस तरीके से पढ़िए कि यहां से मेरा एग्जाम भी क्लियर होगा और जो मेरे जीवन के आसपास जो मुझे चीजें दिख रही हैं उनको बारे में भी मुझे समझने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। यूनिट नंबर 9th में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनको इलेक्ट्रॉनिक, जिनको जो ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनमें दिलचस्पी होती है। ठीक है, तो वैद्युत जो हमारे उपकरण हैं, वैद्युत उपकरण जो होते हैं हमारे, इनमें अगर किसी को दिलचस्पी है तो इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं है वो भी पढ़ेगा तो दिलचस्पी आ जाएगी। सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हमको, सेमीकंडक्टर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अग्र अभिनत और पूर्व अभिनत, है ना। डायोड एज ए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LED, LED अगर मैं बताऊं आपको, देखो इंटरेस्टिंग क्यों है, लाइट एमिटिंग डायोड, LED बल्ब यूज करते हैं ना आप लोग अपने घर में, LED तो यूज करते ही होंगे, उसके बारे में सीखने को मिलेगा। फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की लैंग्वेज इसमें लगने वाली है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, जिनको कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, यूनिट 9 आपके लिए है। और आगे फर्दर आने वाली क्लासेस में इसको आप और ज्यादा एडवांस लेवल पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए ये बेसिक लेवल पर रहने वाली है, जो चीजें बताई जाएंगी वो आपको याद करनी है, समझ में आएंगी अच्छे तरीके से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका ओवरऑल जो सिलेबस, जो आपको 1 साल का टाइम आपको मिलता है उसमें कवर अप करना है। बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक 2020 से 21 में हमने कुछ 30% सिलेबस रिड्यूस किया था और अभी भी हम स्टिल जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आई है, तो इस साल भी आपको यही सिलेबस पढ़ना है। इसमें से कितने टॉपिक्स कट होंगे, 30% जो ओरिजिनल सिलेबस के हैं वो कट होंगे, वो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बट हमारे पास समय रहेगा तो आपको वो भी कवर अप करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये आपका ओवरऑल आपको अगर इसमें देखा जाए तो कुछ एक जो ये चैप्टर है, यूनिट नंबर 9 ले लीजिए, यूनिट नंबर 8 ले लीजिए, यूनिट नंबर 7 ले लीजिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5th यूनिट ले लीजिए, 4th यूनिट ले लीजिए। तो ये सारी यूनिट जो हैं छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट। इसके अलावा जो हमारी जो ऑप्टिक्स की यूनिट है, इसके अलावा हमारी कौन सी यूनिट है, ऑप्टिक्स की यूनिट, वो भी थोड़ा सी लेंदी है। तो पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट हो गई और उसके बाद 6वीं यूनिट हो गई। ये 4 यूनिट क्या है, ये थोड़ा लेंदी है बट एज वेल एज इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन अगर बात की जाए 4थी यूनिट, 5वीं यूनिट, 7वीं, 8वीं और 9वीं यूनिट की, तो शॉर्ट यूनिट्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, नए टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको नंबर भी ये पूरे देके जाएंगे। ठीक है, सो आप ऐसे मान सकते हैं कि इन 4 यूनिट से आपका आधा पेपर आएगा और इन 4 यूनिट से आधा पेपर आएगा, ऐसे मान के चल सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है और वैसे ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, बट अगर आप ऐसे मान के चलेंगे सो आपको सारी यूनिट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, हमारी जो अभी सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं
वो हम लोग अभी यूनिट नंबर 2 के ऊपर है। ठीक है, हमने इससे पहले कैपेसिटेंस और इन सारी चीजों को कवर अप किया, संधारित्र की धारिता। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को समझ चुके हैं और आगे आने वाली क्लासेस में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप किया जाएगा। सो आई होप आपको जो चीजें बताई गई वो इंपॉर्टेंट लगी होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा और इसके ही बेसिस पर हम लोग आगे की चीजों को कवर अप करने वाले हैं। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा कर रखिए। सिलेबस आप कहीं से ले लें, उसे कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए या तो प्रिंट आउट निकाल दीजिए। तरीका ये बनाइए कि जब कभी आप कोई क्लास नहीं पढ़ने जाएं, कोई भी एग्जाम, कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा एग्जाम फेस करने जाएं, सबसे पहले सिलेबस को ढंग से देखें, पूरा डिटेल में देखें, किस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक किस फील्ड से रिलेटेड है, आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा रहने वाला है उस चैप्टर में, एटसेट्रा। इन सारी चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे तो आपका सिलेबस विद इन अ टाइम, आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।